दोस्तों, मस्त मस्त स्टोरी सुनने के लिए हमारे एम स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक अपने सॉफ्टवेयर को लेकर परेशान था, तभी उसे पता चलता है कि सत्यपाल जी ने भाव्या को सारी बात बता दी है, जिसकी वजह से भाव्या अब उसके कंपनी आ रही है। वहीं भाव्या कंपनी पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर मार्क घबरा जाता है, जिसे वृषांक आकर जल्दी से संभाल लेता है। लेकिन तभी विशाल भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर वृषांक की सांस अटक जाती है। जिसके बाद वो किसी तरह भाव्या को वहां से भेजता है। जिसके बाद वो विशाल और मार्क आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। अब आगे विशाल और मार्क वहां से सारे इंतजाम करने का कहकर निकल जाते हैं। वहीं वृषांक भी अपने काम को फाइनल टच देने में बिजी हो जाता है। ऐसे करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। काम खत्म करने के बाद जब वृषांक वक्त देखता है तो काफी लेट हो चुका था, जिसे देखकर वृषांक जल्दी से घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसने भाव्या को प्रॉमिस किया था कि वो आज घर जल्दी आएगा। ये याद करते हुए वृषांक फौरन घर के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में वो घर के सामने होता है। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है तो पाता है भाव्या गुस्से से तमतमा रही थी और सामने आते हुए वृषांक को ही घुरे जा रही थी। ये देखकर तो वृषांक की सट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, बेटा वृषांक, महारानी तो बहुत गुस्से में लग रही है, आज तो अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है मनाने में। ये सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए भाव्या के पास जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता है, भाव्या गुस्से से कहती है, अरे आपको मिल गई फुर्सत अपनी पहली गर्लफ्रेंड से, या आपको याद आ गया है कि कोई घर पर आपका इंतजार भी कर रही है। ये सुनकर वृषांक नासमझी के भाव से पूछता है, पहली गर्लफ्रेंड? तुम किसकी बात कर रही हो भाव्या? मैं तो तुम्हारे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता है, तुम किसी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो? ये सुनकर भाव्या गुस्से से कहती है, वही मेरी सौतन, तुम्हारी नौकरी और कौन, वही तो है तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड। ये कहते वक्त भाव्या इतनी क्यूट लग रही थी कि वृषांक को ना चाहते हुए भी उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सुनकर वृषांक हंसने लगता है और उसे उसके गाल को खींचते हुए कहता है, ओ मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है। फिर हंसते हुए कहता है, पता है जब तुम गुस्से में अपना को गाल फुलाती है हो ना, कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। जिसके बाद तुम्हें देखकर मेरे मन में पता है कितने गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। ये सुनकर भाव्या, जो अब तक वृषांक के लेट आने से गुस्सा थी, वृषांक की बात सुनकर शर्मा जाती है, जिसके वजह से उसके थोड़ा लाल चेहरा और ज़्यादा लाल हो जाता है। लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए वापस झूठे गुस्से से कहती है, तुम ना बहुत ख़राब हो, हमेशा मुझे ऐसी बातें कर करके मेन बात से भटका देते हो। पहले ये बताओ कि तुम लेट क्यों हुए? पता है माँ पापा तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तुम नहीं आई तो वो लोग सोने चले गए। ये सुनकर वृषांक पूछता है, आंटी अंकल इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? ये सुनकर भाव्या कहती है, तुम्हें बधाई देने के लिए, और क्या, जब उन्हें पता चला कि तुम्हें आर.पी. कंपनी में जॉब मिल गई है तो वो लोग बहुत खुश हुए और तुम्हें बधाई देना चाहते थे, लेकिन तुम हो कि आज भी लेट। ये बोलकर वो वापस गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। वहीं भाव्या की बात सुनकर वृषांक अपने कान पकड़ते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, काम ही इतना था कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर मुस्कुराते हुए कहता, लेकिन मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए खुशखबरी है। ये सुनकर भाव्या पूछती है, क्या? जिस पर वृषांक कहता है, पहले मुझे माफ़ करो फिर ही बताऊंगा। ये सुनकर भाव्या कहती है, वो तो तुम्हारे खुशखबरी पर निर्भर करेगा। ये सुनकर वृषांक आगे कहता है, ठीक है तो सुनो, अब मैं ऑफिशियली आर.पी. कंपनी का एक एम्प्लॉय बन गया हूँ। ये सुनकर भाव्या इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि खुशी के मारे उछल पड़ती है और चिल्लाते हुए पूछती है, सच में? और सीधा वृषांक को गले लगा लेती है और खुश होते हुए कहती है, आई एम सो हैप्पी विशी, ये तुमने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वहीं भाव्या को इतना खुश देखकर वृषांक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो भी उसे टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद वृषांक पूछता है, तो अब तो मुझे माफ़ी मिलेगी ना? ये सुनकर भाव्या इतराते हुए कहती है, वैसे तो मैंने सोचा था कि तुम्हें और मिन्नतें करवाऊंगी, लेकिन तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है तो चलो, तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर वृषांक मुस्कुरा उठता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक शैतानी सुझती है, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे इस खुशी के मौके पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरा मुंह मीठा करना चाहिए? ये सुनकर भाव्या की सांस ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि वो वृषांक के कहने का मतलब समझ रही थी, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए कहती है, हाँ खाने में गुलाब जामुन है ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर वृषांक उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तुम इतनी तो भोली नहीं हो जो मेरी कहने के मतलब नहीं समझ पाई, मैं किसी और मीठे की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर भाव्या का चेहरा शर्म से दोबारा लाल हो जाता है, लेकिन फिर वो वृषांक के हाथ पर मारते हुए कहती है, हटो, छोड़ो मुझे, तुम ना दिन ब दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे किस करने का। ये सुनकर वृषांक हंसने लगता है और कहता है, अब इसमें मेरी क्या गलती, जब मेरी गर्लफ्रेंड है ही इतनी सुंदर कि मेरा
मन नहीं भरता है तुम्हें किस करने से। ये सुनकर जब तक भाव्या कुछ कह पाती उससे पहले ही वृषांक ने उसके होठ बंद कर दिए थे, क्योंकि वो उसे किस करने लगा था, जिसे देखकर भाव्या एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगती है। कुछ देर बाद जब भाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब जाकर वृषांक उसे छोड़ता है और उसके सिर से अपना सिर लगाते हुए दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वहीं भाव्या के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी, वो जल्दी से वृषांक के गले लग जाती है। कुछ देर यूं रहने के बाद भाव्या अलग होते हुए कहती है, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगती हूँ। जिसे सुनकर वृषांक भी फ्रेश होने चला जाता है और आकर दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह वापस से सब नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं तो भावेश और कौशल्या जी वृषांक को बधाई देते हुए कहते हैं, विशी सुना है तुम्हें पी कंपनी में जॉब मिल गई है, बधाई हो तुम्हारी कामयाबी के लिए। ये सुनकर वृषांक कुछ कहता उससे पहले ही भाव्या खुश होते हुए कहती है, यही नहीं पापा, कल वृषांक वहां का ऑफिशियल एम्प्लॉय हो गया है। ये सुनकर सब और ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर कौशल्या जी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें सिर्फ अपने क्लोज लोगों के लिए, क्या कहते हैं सब। ये सुनकर सभी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, जिसे देखकर कौशल्या जी कहती है, ठीक है फिर शाम को सब लोग जल्दी आ जाना ओके। ये सुनकर सब अपना सिर एक बार फिर हाँ में हिला देते हैं। तभी वृषांक को फोन बजने लगता है, जिसे देख वृषांक फोन देखता है तो पाता है उस पर विशाल का फोन आ रहा था। ये देखकर वृषांक तुरंत फोन उठाता है और पूछता है, हाँ विशाल बोलो क्या बात है। जिस पर विशाल कहता है, बॉस सारी तैयारियां हो चुकी है, मीटिंग अगले 1 घंटे में है। ये सुनकर वृषांक कहता है, ठीक है मैं तुरंत निकलता हूँ। 162 सब हुए राजी। अब आगे। फोन रखकर वृषांक मीटिंग के बारे में सोचता हुआ अंदर चला जाता है, जहां सब लोग बैठे हुए थे। वहां आकर वो सबसे कहता है, ओके एवरीवन अब मैं चलता हूं, आज ऑफिस में मेरा एज एम्प्लॉय पहला दिन है तो मैं आपने पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहता। ये सुनकर सब उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसे सुनकर वृषांक वहां से जाने लगता है, लेकिन भाव्या उसे जाते देख कहती है, 1 मिनट विशी। ये सुनकर वृषांक के साथ साथ सभी उसे देखने लगते हैं। वहीं भाव्या जल्दी से किचन में जाती है और एक कटोरी में दही चीनी लाते हुए कहती है, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है इसलिए ये दही चीनी खाकर जाओ, सब अच्छा होगा। ये सुनकर जहां वृषांक भाव्या को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, वहीं भावेश और कौशल्या जी ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब भाव्या और वृषांक ने उनके सामने ऐसा कुछ किया था। वहीं वृषांक मुस्कुराते हुए दही चीनी खा लेता है और पूछता है, अब मैं जाऊं। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है लेकिन आने में कल की तरह लेट मत करना समझे, क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना समझे। ये सुनकर वृषांक अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे मालिक, क्या अब मैं जाऊं। जिस पर भाव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बाय। ये सुनकर वृषांक वहां से निकल जाता है। अब जाकर भाव्या को एहसास होता है कि उसके माँ बाप अभी भी वहीं बैठे हुए थे। एहसास होते ही वो उनकी तरफ देखती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर वो झेप जाती है और वहां से जाते हुए कहती है, मुझे कुछ काम है मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है, जिसे देखकर भावेश जी और कौशल्या जी जोर से हंस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी के कहने पर सारे लोग उनके ऑफिस में आ गए थे, जहां हर्षवर्धन जी उन सब का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जहां विशाल मार्क सिल्वर पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर एक बिजनेसमैन हर्षवर्धन जी से पूछता है, तो कहिए हर्षवर्धन जी आपने हम सबको क्यों बुलाया है। फिर एक बिजनेसमैन को देखते हुए जिससे उसकी दुश्मनी थी पूछता है, और ये कुलकर्णी यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है कि ये हमारे साथ बैठ सके। ये सुनकर कुलकर्णी जी गुस्से से कहते हैं, क्या कहा तुमने अभिषेक भट्टाचार्य, अगर मैं यहाँ बैठने के काबिल नहीं हूँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम हो जिसकी कंपनी का दिवालिया बस निकलने ही वाला है। ये सुनकर अभिषेक गुस्से से खड़े हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है, हर्षवर्धन जी कहते हैं, बस कीजिए आप दोनों और शांति से बैठ जाए। हर्षवर्धन जी बात सुनकर दोनों लोग ही शांत होकर बैठ जाते हैं। तो हर्षवर्धन जी अपनी बात कहनी शुरू करते हैं, मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्यों मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। ये बोलकर वो सबको एक बार देखते हैं, फिर आगे कहते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि कोई और देगा जिसने ये मीटिंग बुलाने को कहा है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर वो कौन है जिसके लिए हर्षवर्धन जी जैसे आदमी इस तरह के काम करने लगे। यही सोचते हुए एक आदमी हर्षवर्धन जी से पूछता है, हर्षवर्धन जी ये आप क्या कह रहे हैं, अगर आपने इस मीटिंग को नहीं बुलाया है तो फिर किसने बुलाया है। उस आदमी का सवाल सुनकर हर्षवर्धन जी कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, मैंने बुलाई है ये मीटिंग। आवाज सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं जिधर से ये आवाज आई थी, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि वृषांक की ही थी जो वहां आ चुका था। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन जिसने हमें यहाँ बुलाया है। वो लोग वृषांक को देखकर नासमझी से हर्षवर्धन जी की तरफ देखने लगते हैं जो वृषांक को ही देखे जा रहे थे। वहीं वृषांक आराम से चलता हुआ उन सबके सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर सबको ही एक अनचाहा से प्रेशर फील हो रहा था। वहीं वृषांक उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वृषांक पांडे है और मैं आर.पी कंपनी का मालिक हूँ। ये सुनकर तो सबको इतने जोर का शौक लगता है कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी ने आते ही पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था उसका मालिक एक बच्चा है। वृषांक को देखकर अब उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी।
लेकिन फिर एक आदमी से पूछा, लेकिन आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुनकर वृषांत कहता है, बताता हूँ। ये बोलकर वो सबको देखते हुए कहता है, क्या आप सबको पता है कि यहाँ आए सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन है? ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वृषांत कैसी बातें कर रहा है, उनके बीच में क्या कॉमन हो सकता है। वहीं वृषांत सबको एक दूसरे से बात करता देख कहता है, जी हाँ, एक चीज़ आप सब में कॉमन है और वो ये कि आप सबकी आज की हालत का जिम्मेदार एक ही आदमी है जिसे आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनते ही सब हैरानी से वृषांत को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वृषांत किसकी बात कर रहा है। उस शख्स की याद आते ही उन लोगों के मिक्स एक्सप्रेशन थे। कुछ लोग उसका नाम याद आते ही गुस्से से भर उठे थे, वहीं कुछ लोग डर गए थे। उन सब के चेहरे देखते हुए वृषांत कहता है, जी हाँ, आप सही समझे, मैं यहाँ राकेश बजाज की बात कर रहा हूँ, जिसने आप सबकी ऐसी हालत कर दी कि आज आप सबको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको एक होकर उसे उसके किए की सजा दें। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से जोर जोर से बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि राकेश के खिलाफ जाने से क्या हो सकता है। तभी उनमें से एक आदमी उठते हुए कहता, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वृषांत? आपको पता भी है राकेश कौन है और वो क्या क्या कर सकता है? हम सबको पहले ही उसके हाथों बर्बाद हो चुके हैं, हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं? ये सुनकर वृषांत कहता है, मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हैं, यही ना कि आखिर आप लोग राकेश का क्या कर सकते हैं जिसके पास पहले से ही आप सब की दुखती रग है। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं वृषांत आगे कहता है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, इसलिए मैं आप सबको सामने आने को नहीं कहूँगा। आप लोगों को बस पीछे रहकर हमारा साथ देना होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द राकेश सड़क पर होगा। ये सुनकर अभिषेक जी पूछते हैं, लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है। हम सबको तो राकेश ने धोखा दिया, लेकिन आप क्यों ये सब कर रहे हैं? जिस पर वृषांत उन्हें भी वही बातें बता देता है जो उसने हर्षवर्धन जी को बताई थी, जिसे सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं और अब उन्हें वृषांत का ये सब करना समझ में आ रहा था। तभी कुलकर्णी जी पूछते हैं, इस काम में हम सब आपके साथ हैं मिस्टर वृषांत, आप बताएं हमें क्या करना है? जिस पर वृषांत उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसे सुनकर सारे एक स्वर में कहते हैं, हम तैयार हैं। जिसे सुनकर वृषांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद सब वहां से निकल जाते हैं। अब वहां सिर्फ वृषांत, हर्षवर्धन जी, विशाल और माखी बचे थे। तभी हर्षवर्धन जी वृषांत से पूछते हैं, क्या लगता है विशी, तुम्हें इन सब पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पता अगर इनमें से किसी ने हमसे गद्दारी कर दी तो तब हम क्या करेंगे? ये सुनकर वृषांत कहता है, धोखा खाया हुआ इंसान अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता है और यही बदले की भावना हमारे काम आएगी, इसलिए मुझे भरोसा है कि इनमें से कोई भी हमें धोखा तो नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर इनमें से किसी ने भी हमें धोखा देने की कोशिश भी की तो उसके बिजनेस के साथ साथ मैं उसकी सांसें भी छीन लूंगा और ऐसा करने में मुझे ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ये बोलते वक्त वृषांत के चेहरे पर ऐसे भाव थे जिसे देखकर एक बार को तो वहां मौजूद सभी काम गए थे। वहीं वृषांत अपने होश में आते हुए मार्क से कहता है, मार्क इन सब पर नजर रखो, देखो ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। ये सुनकर मार्क कहता है, ओके सर, हो जाएगा। फिर हर्षवर्धन जी विदा लेकर वहां से निकल जाता है। अब सब कुछ रेडी था, अब बस सॉफ्टवेयर लॉन्च का इंतजार था, लेकिन उससे पहले वृषांत को एक बहुत जरूरी काम करना था। आखिर क्या था वो काम और क्या सच में उन लोगों में से कोई भी वृषांत को धोखा नहीं देखा? 163 भूचाल। अब आगे वृषांत घर जाते हुए यही सोच रहा था कि चलो एक काम तो हो गया, अब बारी है अपने प्लान के दूसरे स्टेज की, जिसे सोचते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। यही सब सोचते हुए वो अपने घर पहुंचता है, जहां भाव्या उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वृषांत अपने दिन भर की थकान भूलकर उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, क्योंकि उसे पता था कि कल जो होने वाला है उसके बाद उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा भाव्या को देने के लिए। कुछ देर टाइम बिताने के बाद वृषांत भाव्या को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ जाता है और अपने प्लान के दूसरे स्टेज पर काम करने लगता है। अगले दिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भूचाल आ गया था। सब जगह अफरा-तफरी मची हुई थी, क्योंकि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सॉफ्टवेयर पर किसी ने अटैक किया था, जिसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। और ये सॉफ्टवेयर और किसी का नहीं बल्कि VRS कंपनी का ही था, जो कि वृषांत ने बनाया था। लेकिन उसके जाने के बाद कंपनी निशा को हाथों में चली गई थी, या यूं कहें कि उस कंपनी का निशा बस एक फेस थी, असल में तो सारी पावर राकेश के ही हाथ में थी। वहीं राकेश इस भूचाल से बेखबर आराम से अपने बिस्तर पर किसी लड़की के साथ सोया हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिन उसके लिए काफ़ी भारी थे, जिससे निकलने के बाद उसने कल रात जमकर शराब पी और एक लड़की के साथ सोया। इस बात से बेखबर कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़े तूफान ने एंट्री ले ली है। वो आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था जब उसके फ़ोन बजने लगा, जिसे सुनकर राकेश बुरी तरह चिढ़ गया और जब उसने ये देखा कि कॉल उसके सेक्रेटरी का है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया और फ़ोन उठाते ही गुस्से में बोला, क्या बे तुझे चैन नहीं है? ना समय देखता है ना जगह, बस मुंह उठाकर फ़ोन कर देता है कि सीमा मर गई जो तूने मुझे इतनी सुबह उठा दिया।
राकेश उसे गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा था, जिसे सुनकर उस सेक्रेटरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। राकेश अपना गुस्सा उतारने के बाद गुस्से से पूछता है, अब बोल क्यों कॉल किया इतनी सुबह सुबह। जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है, सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये बोलकर वो सारी बात राकेश को बता देता है, जिसे सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत बिस्तर से उठते हुए गुस्से से कहता है, तो साले ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ये सुनकर वो सेक्रेटरी, जिसका नाम सुमेश था, अपने मन में कहता है, अब एक कमकल आदमी तब से खुद ही बड़बड़ाए जा रहा है, मुझे तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और कह रहा है पहले बताना चाहिए था। लेकिन वो ये बात राकेश से नहीं कह सकता था। फिर अपने होश में आते हुए कहता है, सर अब हम क्या करेंगे। ये सुनकर राकेश कहता है, मैं आता हूँ तब सोचता हूँ कि क्या करना है। इस परेशानी का साला एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ रिशांत आराम से बैठा अपना नाश्ता कर रहा था, मानो उसे किसी बात की कोई टेंशन ही ना हो, और होती भी कैसे, आखिर उसने ही तो सबको टेंशन जो दी थी। वहीं भाव्या, जो सबको नाश्ता दे रही थी, देखती है कि भावेश जी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। ये देखकर वो पूछती है, पापा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर भावेश जी अपने होश में आते हुए फीकी मुस्कुराहट लिए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन भाव्या को समझ आ चुका था कि जरूर कोई बात है, वरना उसके पापा कभी टेंशन नहीं लेते। इस बार वो जोर देते हुए पूछती है, पापा मुझे पक्का पता है आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, बताइए क्या बात है आपको, मेरी कसम। ये सुनकर भावेश जी को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा ऑफिस में कुछ परेशानी चल रही है, बस उसी को लेकर छोड़ी टेंशन है। ये सुनकर भाव्या हैरान हो जाती है और पूछती है, ये आप क्या कह रहे हैं पापा, कैसी परेशानी आ गई है ऑफिस में। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं, बेटा असल में हम लोग अपने डेटा को सेफ रखने के लिए VRS कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर था। लेकिन कल रात, ये बोलकर भावेश जी चुप हो जाते हैं। तो भाव्या पूछती है, कल रात क्या पापा। जिस पर भावेश जी कहते हैं, बेटा कल रात किसी ने उस सॉफ्टवेयर को किसी ने हैक कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे डेटा की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। ये सुनकर भाव्या कहती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है पापा, आप VRS कंपनी को सीधा कॉन्टेक्ट करिए और उन्हें अपनी परेशानी बताए, वो जरूर आपकी परेशानी सॉल्व करेंगे। जिस पर भावेश जी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं किया ये सब, लेकिन परेशानी की तो बात ही यही है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ है। लगता है कोई जानबूझकर VRS को टारगेट कर रहा है, जिसके चक्कर में हम सब फंस रहे हैं। ये बोलकर वो चुप हो जाते हैं। वहीं विशांत, जो काफ़ी देर से चुपचाप भावेश जी बातें सुन रहा था, उठते हुए कहता है, कोई बात है नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इस परेशानी का सोल्यूशन जल्दी ही निकाल लेगा। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है और अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ विशाल भी जल्दी से कैबिन में आते हुए कहता है, सर आपने सुना किसी ने VRS कंपनी के उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये सुनकर विशांत बड़े ही शांत अंदाज में कहता है, हाँ मुझे पता है, सुना मैं। उसे इतना शांत बिहेव करता देखकर विशाल की आंखें छोटी हो जाती है और कुछ सोचते हुए उसकी आंखें दोबारा हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हकलाते हुए कहता है, डोंट टेल मी कि ये सब आपका किया हुआ है। ये सुनकर विशांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर विशाल समझ जाता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है। ये सोचते हैं वो 2 कदम पीछे हो जाता है और हैरानी से पूछता है, लेकिन सर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर विशांत आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, विशाल एक बात बताओ, जब तक किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी वो डॉक्टर के पास दवाई लेने क्यों जाएगा। ये सुनकर विशाल नासमझी से पूछता है, मतलब। जिस पर विशांत आगे कहता है, मतलब ये कि जब तक लोगों को उस सॉफ्टवेयर से परेशानी नहीं होगी वो लोग किसी नए सॉफ्टवेयर को क्यों लेंगे जिस पर वो इतना भरोसा करते हैं। अपना सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए उस सॉफ्टवेयर की कमी का सबके सामने आना जरूरी था। ये सुनकर विशाल कहता है, तो अब आगे क्या। जिस पर विशांत कहता है, अब जब कि लोहा गर्म है तो हमें हथौड़ा मारने में देर नहीं करनी चाहिए, तुम जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर लॉन्च की तैयारी शुरू कर दो ताकि हम लोगों को बता सके कि उनकी परेशानी का हल सिर्फ हमारे पास है। विशांत की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, आखिर विशांत कैसे इतनी दूर की सोच लेता है, क्योंकि ये चीज़ उसके दिमाग में तो आई ही नहीं थी। तभी अपने होश में आते हुए कहता है, ओके सर, मैं जल्द से जल्द लॉन्च की तैयारी करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो क्या होगा आगे, आखिर क्या प्लान है विशांत का, और आखिर कैसे संभेला राकेश इस परेशानी को, क्या सच में उसका अब आखिर वक्त आ चुका है। 164 सॉफ्टवेयर लॉन्च। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशांत सारे बिजनेसमैनस को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सारे लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर विशांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद वो भाव्या के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताता है। वहीं अगले दिन सब जगह बवाल मच गया था, क्योंकि देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले सॉफ्टवेयर पर किसी ने अटैक कर उसे हैक कर लिया था, जिसका उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। और ये सब किसी और का नहीं बल्कि विशांत का किया धरा था।
राकेश के ये बात सुनकर सारे इंजीनियर्स उसे देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें राकेश की बात का बुरा लगा था, क्योंकि वो कल रात से इस परेशानी का तोड़ ढूंढने में लगे थे, यहाँ तक कि कोई अपने घर भी नहीं गया था और ये राकेश जिसे सॉफ्टवेयर की कोई जानकारी नहीं है उन्हें प्रोत्साहन देने के बजाय उन्हें ही सुना रहा है। लेकिन वो ये बात राकेश से कह नहीं सकते थे क्योंकि सभी को अपनी नौकरी प्यारी थी। लेकिन वहाँ का मैनेजर परात्मा प्रसाद तुरंत राकेश के पास आते हुए उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, आपने सही कहा सर, ये लोग बस इधर उधर बटन ही दबा रहे हैं, तब से काम तो इनसे कुछ हो नहीं रहा है। ये सुनकर एक इंजीनियर खड़े होते हुए कहता है, ऐसा नहीं मैनेजर सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ट्रैक करने की, लेकिन ये जो कोई भी है उसने ऐसा वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में डाला है कि जब भी हम उस वायरस को ढूंढने की कोशिश करते हुए तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाने लगती है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये बोलकर वो आदमी रुक जाता है, जिसे सुनकर राकेश पूछता है, और क्या, और साफ साफ बात बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो आदमी कहता है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोई भी है जरूर इस सॉफ्टवेयर को बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उसने जिस सफाई से ये वायरस डाला है उससे तो यही लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छी तरह से इस सॉफ्टवेयर को जानता है। ये सुनकर ना जाने क्यों लेकिन राकेश अंदर से थोड़ा डर गया था, क्योंकि और कोई भले ही ना जाने कि आखिर वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया, लेकिन राकेश बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये सॉफ्टवेयर और किसी ने नहीं बल्कि वृषांक राजशेखर ने बनाया था। कहीं वो वापस इतना सोचने भर से राकेश की रूह तक कांप गई थी और वो तुरंत अपने ख्यालों को झटकते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसे तो मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, वो नहीं हो सकता। फिर अपने होश में आते हुए सबसे कहता है, जल्द से जल्द इस परेशानी का हल निकालो वरना तुम सबकी नौकरी गई समझो। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशाल ने लगभग लॉन्च की सारी तैयारियां कर दी थी, अब सब वृषांक के कहने भर की देर थी और वो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। सारी तैयारी कर विशाल वृषांक के कैबिन में आता है और कहता है, बॉस सारी तैयारियां हो चुकी है, हमें कब लॉन्च करना है। जिसे सुनकर वृषांक अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता है, अभी नहीं, अभी थोड़ा और रुकते हैं। ये सुनकर विशाल पूछता है, लेकिन क्यों सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, लोग पागल हो रहे हैं, उन्हें अपनी सारी जानकारी हैक होने का डर सता रहा है, हमें इस डर का फायदा उठाना चाहिए सर। जिस पर वृषांक अपने चेयर से उठते हुए कहता है, पता है, और मेरे लॉन्च में देर करने के दो कारण हैं। पहला कि लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा और परेशान होने दो ताकि जब हम अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करें तो उनके पास और कोई चारा ना हो और वो हमारे ही पास आएं। और दूसरा, ये बोल वृषांक चुप हो जाता है। जिस पर विशाल पूछता है, दूसरा क्या सर। जिस पर वृषांक कहता है, दूसरा ये कि अभी भी एस कंपनी के शेयर के दाम काफ़ी ज़्यादा है और जहां तक मेरा अंदाजा है उसके शेयर के दाम गिरने अब तक शायद शुरू भी हो गए होंगे। हम तब तक का वेट करेंगे जब तक उसके शेयर के दाम और ज़्यादा कम नहीं हो जाते हैं, जिससे राकेश पैनिक करेगा और आनन फानन में अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर देगा। क्योंकि जहां तक मैं राकेश को जानता हूं वो कभी भी किसी दूसरे की कंपनी के लिए अपना नुकसान नहीं करेगा और तभी हम उसके शेयर्स खरीद लेंगे। ये वो प्लान था जो वृषांक ने हर्षवर्धन जी के साथ साथ बाकी बिजनेसमैनर्स को बताया था कि वो एस कंपनी को खरीदना लेगा, जिसमें वो लोग राकेश के शेयर्स खरीद कर वृषांक को बेच देंगे, क्योंकि ये तो तय था कि राकेश कभी भी अपने शेयर्स पी कंपनी या हर्षवर्धन जी को नहीं देने वाला था। इसी वजह से वृषांक को उन बिजनेसमैनर्स की जरूरत पड़ी थी। ये सुनकर विशाल कहता है, लेकिन सर आप एक बात भूल रहे हैं कि उस कंपनी में राकेश और निशा को मिलाकर 60% शेयर उनके नाम पर हैं। अगर हम किसी भी तरह 40% शेयर्स खरीद भी लेते हैं तो भी हम वो कंपनी हथिया नहीं पाएंगे। जिसे सुनकर वृषांक विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास उसके लिए भी प्लान है, तुम बस अभी मेरे ऑर्डर के वेट करो, जब मैं बोलूँ तब सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देना। वृषांक की बात सुनकर विशाल सोच में पड़ जाता है कि आखिर बॉस राकेश और निशा से कैसे उनके शेयर्स लेंगे। एक बार तो चलो मान लिया जाए कि किसी तरह राकेश से उसके शेयर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन निशा, उसका क्या, वो कहाँ है, कहाँ गई, किसी को पता नहीं, उससे कैसे लेंगे। लेकिन फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं भी किसके बारे में सोच रहा हूँ, जो कब क्या करता है किसी को समझ नहीं आता है। अब अगर उन्होंने कहा कि उनके पास प्लान है तो वो जरूर ही उसे कर लेंगे। ये सोचते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन जैसा कि वृषांक ने कहा था, एस कंपनी के शेयर्स के दाम बहुत कम हो गए थे, जिसे देखकर राकेश पागल सा हो गया था, क्योंकि अब वही कंपनी जिसने उसकी डूबती निगाह बचाई थी उसके गले की फांस बन गई थी, जिसे वो ना तो निगल सकता था ना ही उगल सकता था। जिसे देखकर वृषांक ने अब विशाल को अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। जिसे सुनते ही विशाल ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से वृषांक के सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जहां उसने उस सॉफ्टवेयर की खूबियां गिनाई और ये भी बताया कि ये सॉफ्टवेयर एस कंपनी के सॉफ्टवेयर से कई गुना बेहतर और सेफ है। जिसे सुनते हैं पूरे देश में मानो तहलका सा मच गया था। सारे लोग जितनी जल्द हो सके वृषांक के सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते थे। वहीं राकेश ये न्यूज़ सुनकर और ज़्यादा बौखला गया था और अपने ऑफिस की चीज़ें इधर उधर फेंकते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कितनी मेहनत से वृषांक की कंपनी को हासिल किया था, लेकिन अब वही कंपनी मेरे जी का जंजाल बन गई है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सोचकर वो अपने मन में एक निश्चय करता है और किसी को फ़ोन करने लगता है। 165 जाल में फंसा राकेश। अब आगे राकेश कुछ सोचते हुए एक फैसला लेता है और अपने आप से कहता है, मैंने
आर एस कंपनी को हथियाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे किसी दिन ये कदम भी उठाना पड़ेगा। अब ये कंपनी मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। अगर अभी भी मैंने इसे अपने पास रखा तो मुझे अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जो किसी दूसरी कंपनी के लिए मैं तो नहीं करने वाला। वैसे भी अब वी आर एस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाए मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोच वो अपने फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन करता है और कहता है उन सभी से मीटिंग के सारे इंतजाम करो जल्दी। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है और सोचने लगता है भागते भूत की लंगोट ही सही, इस कंपनी से वैसे भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो जो हो रहा है उसे क्यों छोड़ना। वह भी ये सोच ही रहा था कि तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आते हुए कहता है सर मुझे इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। अपनी सोचने में खलखल पड़ता देख राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है साले तुझे एक पल भी चैन नहीं है ना, हमेशा मुझे परेशान करने आ जाता है। ये सुनकर सेक्रेटरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए गुस्से का घूंट पी कर रह जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है सर ये पेपर जरूरी है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर राकेश गुस्से से कहता है अब वहाँ खड़ा क्या है, जल्दी इधर ला, मुझे कहीं जाना भी है। ये सुनते ही वो जल्दी से राकेश के पास आ जाता है। वहीं राकेश इस वक्त जल्दी में था, जिसकी वजह से उसने पेपर्स को ध्यान से पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी और जल्दी से साइन करके वहाँ से निकल गया। वहीं कुछ ही देर में राकेश एक जगह जाकर रुकता है जहां कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वो सबको देखते हुए एक मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहता है तो कैसे हैं आप लोग। राकेश की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन थे जिनके साथ राकेश ने धोखाधड़ी की थी और उसने ही उन लोगों को यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त आवी आर एस कंपनी के जो हालात है कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उसके शेयर्स को नहीं खरीदेगा सिवाय इन लोगों के, क्योंकि इन सब की कमजोरी राकेश के हाथ में थी, जिसकी वजह से उनके पास राकेश की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं राकेश बिना बात घुमाए उन सब से कहता है मैं सीधा मुद्दे पर आता है। जैसा कि आप सब जानते ही है कि इस वक्त आवी आर एस कंपनी के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं और कभी भी कंपनी डूब सकती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सब वी आर एस कंपनी के शेयर्स खरीद ले, वो भी मार्केट प्राइस से दोगुनी दाम पर। ये सुनकर सारे बिजनेसमैन चौंक जाते हैं, क्योंकि राकेश जो बोल रहा था वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। उसकी बात सुनकर एक बिजनेसमैन खड़े होते हुए कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राकेश जी, जबकि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारी कंपनी कितने लॉस में चल रही है, ऊपर से आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स हमसे खरीदने को कह रहे हैं, वो भी दोगुने दाम पर। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये सुनकर राकेश उस बिजनेसमैन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है अच्छा मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही अभिषेक भट्टाचार्य हो ना, जिसने नशे में एक लड़की का फ़ायदा उठाया था फिर बदनामी के डर से उसे मरवा दिया था। ये सुनकर अभिषेक सकपका जाता है, जिसे देखकर राकेश गुस्से से तेज आवाज़ में कहता है मत भूलो कि यहाँ मौजूद सभी की कमज़ोर नस मेरे हाथ में, इसलिए बिना कोई नखड़ा किए जो मैं कह रहा हूँ उसे करो समझे, वरना अभी कम से कम लॉस में ही सही कंपनी चल तो रही है, अगर मेरा कहा नहीं माना तो कंपनी तो जाएगी ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी समझे। ये सुनकर सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें डरा देखकर राकेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सारे बिजनेसमैन एक एक करके राकेश को शेयर्स दुगने दाम पर खरीदने को मजबूर हो गए थे, जिसे देखकर राकेश को लगता है कि उसने बहुत सही काम किया, लेकिन उसे क्या पता कि ये करके उसने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ये सारे बिजनेस तो सिर्फ डरने का नाटक कर रहे थे, असल तो वो लोग इस बात से खुश थे कि उन्हें राकेश को सबक सिखाने का एक मौका मिल गया था, वो भी अपने प्रॉफिट के साथ, क्योंकि वृषांक ने उन्हें जितने पैसे शेयर्स खरीदने के लिए दिए थे उसमें से दुगने दाम देने के बाद भी सारे बिजनेसमैनर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ था। हॉल की उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक बैंकरप्ट होने वाली कंपनी को वृषांक इतने महंगे में भी खरीदने को क्यों तैयारी है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वृषांक ये सब क्यों कर रहा था। जब तक उनका प्रॉफिट और राकेश की बर्बादी हो रही थी उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि वृषांक ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ ही देर में सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं राकेश आज काफ़ी खुश था, एक तो उसने उस कंपनी से छुटकारा पा लिया था, ऊपर से उसे फ्री के पैसे भी मिल गए थे। वहीं सारे बिजनेसमैनर्स वहां से निकलकर सीधा वृषांक से मिलने के लिए निकल गए, जहां उन्होंने सारे शेयर्स वृषांक के नाम कर दिए, जिसे देखकर वृषांक के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो कोई चीज़ वर्षों भटकने के बाद भी उसके पास आ गई हो। कुछ ही देर में सारे लोग वहां से भी निकल जाते हैं, जिसे देखकर विशाल, मार्क और हर्षवर्धन जी वृषांक के कैबिन में आ जाते हैं। वो सब वृषांक के चेहरे की चमक देखकर समझ जाते हैं कि वृषांक आज कितना खुश है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी कहते हैं तो फाइनली तुमने वी आर एस कंपनी को पा ही लिया। ये सुनकर वृषांक कहता है बिल्कुल आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसे सुनकर विशाल पूछता है तो सर अब आगे क्या करना है, जिस पर वृषांक आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है अब वक्त आ गया है सामने आने का, हम कल ही अपनी कंपनी टेक ओवर करने जाएंगे, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है राकेश को वो हारा हुआ चेहरा देखने के लिए, जिसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है। ये कहते वक्त वृषांक की आंखों में इतना गुस्सा था कि उसे देखकर वहां मौजूद हर्षवर्धन जी, विशाल और मार्क भी डर जाते हैं। वहीं वृषांक अपने होश में आते हुए मार्क से कहता है मार्क अपने सारे आदमियों को तैयार कर लो, हम कल ही अपनी कंपनी में जाएंगे।
ये सुनकर विशाल कहता है सर लेकिन हम कंपनी कैसे टेक ओवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 40% ही शेयर्स हैं। अभी भी कंपनी टेक ओवर करने के लिए हमें 20% शेयर्स की जरूरत है। जिसे सुनकर विशांत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है इसका जवाब भी तुम्हें कल मिल जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर विशांत कहना क्या चाहता है। फिर वो सब भी उस तरफ से ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि विशांत उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला है। उन्हें जवाब जानने के लिए कल तक का वेट करना ही होगा। तो क्या होगा आगे, आखिर क्या चल रहा है, वृषांत के दिमाग में ऐसा क्या प्लान बनाया था। वृषांत ने उन 20% शेयर्स को लेने के लिए क्या सच में कल वृषांत अपनी कंपनी वापस हासिल कर लेगा या फिर एक बार राकेश बच जाएगा। 166 शॉक्ड राकेश। अब आगे विशाल वृषांत की बात सुनकर वहां से निकल जाता है। वहीं उसके जाने के बाद वृषांत अपने ऑफिस में लगे शीशे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से VRS कंपनी और राकेश की कंपनी दोनों दिख रही थी। वहीं वृषांत VRS कंपनी को देखते हुए अपने आप से कहता है आखिरकार मैंने अपनी कंपनी वापस पा ही ली, जिसे दादाजी ने अपने खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया था। बस आज की रात और कल का सूरज VRS कंपनी के लिए एक नया दिन लेकर आएगा, जिसका सूर्यास्त कभी नहीं होगा। फिर गुस्से से दांत चबाते हुए कहता है राकेश बस आज रात और चैन की नींद सो ले, क्योंकि कल के बाद तुझे चैन की नींद कभी नसीब नहीं होगी। ये बोलकर वो राकेश की कंपनी की तरफ देखने लगता है। आज की रात वृषांत की आंखों के नींद बिल्कुल गायब थी, क्योंकि उसे पता था कि कल बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बहुत कुछ बदलेगा। खैर जैसे तैसे रात कटती है। आज की सुबह भी वृषांत के मंत्र उच्चारण से होती है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वृषांत की आवाज़ में वो कोमलता नहीं बल्कि एक तरह की दृढ़ता थी, जिसे वहां मौजूद सभी ने महसूस किया था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, जिसके बाद सब लोग आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए, जहां वृषांत भावेश जी से पूछता है अंकल आपने सिक्योरिटी वाला इशू सॉल्व हुआ या नहीं, जिस पर भावेश जी खुशी से कहते हैं बिल्कुल, वैसे तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कंपनी ऐसा कुछ लॉन्च करने वाली है। जिस पर वृषांत कहता है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हमें कंपनी की बातें किसी से भी शेयर करने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया था कि आपकी परेशानी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं हाँ ये बात तो है, जिसके बाद सब शांति से अपना नाश्ता करने लगते हैं। वो सब अपना नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वृषांत का फ़ोन बजता है, जिसे देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं वृषांत देखता है कि फ़ोन विशाल का आ रहा है, तो वो कुछ दूर जाकर फ़ोन उठाता है। तो विशाल कहता है सर सब कुछ तैयार है, आप कब आ रहे हैं। जिस पर वृषांत कहता है बस कुछ ही देर में निकल रहा हूँ। ये सुनकर विशाल ओके सर कहकर फ़ोन काट देता है। वहीं कुछ देर बाद वृषांत भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो ऑफिस के सामने होता है, जहां वो देखता है कि विशाल, मार्क और हर्षवर्धन जी से अलावा लगभग 20 से 25 बॉडीगार्ड खड़े उसका ही इंतजार कर रहे थे। वहीं वो लोग वृषांत को आता देखकर उसके पास जाते हैं, जिसे देखकर वृषांत मार्क से पूछता है सब तैयार है। जिस पर मार्क कहता है जी सर सब तैयार है। जिसे सुनकर वृषांत एक गहरी सांस लेते हुए कहता है तो चलो अपनी कंपनी वापस लेते हैं उस कमीने राकेश से। जिसे सुनकर सारे लोग अपनी अपनी कार में बैठकर VRS कंपनी के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती। जिसके बाद सारे लोग कार से एक एक करके उतरने लगते हैं, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे VRS कंपनी के एम्प्लॉय रुककर उन्हें देखने लगते हैं। वहीं कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड जब इतने सारे लोगों के एक साथ देखते हैं तो उन्हें रोकते हुए कहते हैं सर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर मार्क उन गार्ड एक थप्पड़ मारते हुए कहता है तमीज से बात करो, क्योंकि अब से यही तुम्हारे बॉस है और इस कंपनी के मालिक भी समझे। ये सुनकर वो गार्ड हैरान रह जाता है। वहीं ऐसा ही कुछ हाल वहां से गुजर रहे एम्प्लॉइज का भी होता है, उन्हें भी ये सुनकर शौक लगता है। वो सोचने लगते हैं ये क्या बोल रहा है ये आदमी, इसका मतलब राकेश सर ने ये कंपनी बेच दी है। वहीं वृषांत को उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधा अपने कैबिन की तरफ जाने लगा, जहाँ वो कभी बैठा करता था, जो इस वक्त राकेश का कैबिन था। वहां जाकर वो देखता है राकेश ने वहां काफ़ी कुछ बदल दिया था, लेकिन राकेश ने एक चीज़ जो नहीं बदली थी वो थी वो चेयरमैन की कुर्सी, जिस पर पहले उसके दादाजी बैठते थे, फिर उसके पापा और उनके बाद वो खुद। राकेश ने शायद उसे इसलिए चेंज नहीं किया होगा क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने से उसे हमेशा राजा वाली फीलिंग आती होगी। वृषांत अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, जो कभी उसकी हुआ करती थी, जिसे राकेश ने धोखे से अपनी बना ली थी, लेकिन आज फाइनली वो उसे वापस मिल गई थी। वहीं कंपनी के मालिक चेंज होने की खबर पूरे कंपनी में आग की तरफ फैल गई और जल्दी ही राकेश के पास भी पहुंच गई, जिसे सुनते ही राकेश के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कौन कमीना है जो मेरी कंपनी को अपनी बता रहा है, क्या उसका जीने से मन भर गया है, मैं अभी के अभी वहां आ रहा हूं, उसे जाने मत देना। ये बोलकर वो कंपनी के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो कंपनी के सामने खड़ा होता है, जहां वो जल्दी से अपने कैबिन की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि कैबिन के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है आप सबको कोई काम धाम नहीं है जो भीड़ लाकर खड़े हैं, जाकर अपना काम कीजिए। राकेश की बात सुनने के बाद भी वो लोग वहां से नहीं जाते, क्योंकि राकेश अब उनका बॉस नहीं रह गया था।
जिसे देख राकेश को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ नहीं कहता और सीधा अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है। जहां जाकर वो देखता है तो पाता है वहां मार्क और विशाल खड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसका पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। वही जब उसकी नज़र हर्षवर्धन जी पर जाती है तो उसे लगता है उन्होंने ही ये मजाक किया है, जिसे देखकर राकेश गुस्से से कहता है, मिस्टर हर्षवर्धन ये क्या बेहुदा मजाक है, आपने सबको ऐसा क्यों कहा कि अब से कंपनी के मालिक आप हैं और मैंने ये कंपनी आपको कब बेची। जिसे सुनकर हर्षवर्धन जी हंसते हुए उसे टोंट मारते हुए कहते हैं, राकेश तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझ लिया, तुम्हें लगता है मैं तुमसे अगर कुछ लेना चाहूँगा तो इस तरह का मजाक करूँगा, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। अरे तुम तो मेरे सामने उस चींटी के बराबर भी नहीं हो जिसे मैं अपने एक चुटकी से मसल सकता हूँ, और तुमने जो किया है ना उसके लिए तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारता, लेकिन वो क्या है ना, मेरे भांजे ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद तुम्हें सजा देना चाहता था। ये सुनकर राकेश को हैरानी होती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि हर्षवर्धन जी की कोई बहन नहीं है, तो फिर ये भांजा कहाँ से अचानक टपक पड़ा। ये सुनकर राकेश नासमझी से पूछता है, भांजा तुम किसकी बात कर रहे हो हर्षवर्धन, और मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, और ये विशाल और मार्क ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो आर.पी कंपनी के लिए काम करते हैं ना। जिस पर हर्षवर्धन हंसते हुए कहते हैं, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी कंपनी मैंने खरीदी है, वो तो आर.पी कंपनी ने ही खरीदी है। फिर वृषांक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और ये है आर.पी कंपनी के मालिक मिस्टर वृषांक पांडे। जिसे सुनकर वृषांक जो अब तक अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा था मुड़ता है, जिसे देखने के बाद तो राकेश के होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वृषांक को देखने के बाद तो जैसे वो सांस लेना तक भूल गया था और हकलाते हुए कहता है, तुम तो क्या होगा आगे। क्या राकेश वृषांक को पहले से ही जानता है, और ये जानने के बाद कि उसकी कंपनी अब वृषांक ने हथिया ली है, क्या करेगा राकेश। 167 सेमिनार। अब आगे वृषांक को देखने के बाद राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से वृषांक को देखते हुए कहता है, तुम। जिसे देखकर वृषांक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए करता है, हेलो मिस्टर राकेश कैसे हैं आप, हम दोबारा मिल ही गए। जिसे सुनकर राकेश हैरान रह जाता है और सोचने लगता है जब वो वृषांक से मिला था 1.5 साल पहले। वृषांक का बिजनेस उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से सारे शहर की नज़र उस पर आ गई थी, जिसकी वजह से वृषांक के कॉलेज ने अपने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए एक सेमिनार रखा था, जिसमें आर.पी कंपनी के CEO को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, जिसमें जाहिर सी बात है वृषांक को जाने वाला नहीं था, लेकिन उसकी जगह विशाल वहां जाने वाला था, जिसके लिए वृषांक ने विशाल को परमिशन भी दे दी थी। वहीं एक दिन जब वृषांक अपनी क्लास में जा रहा था तो उसने किसी से बात करते हुए सुना, जिसमें एक लड़का अपने दोस्त से कह रहा था, अरे यार मैंने सुना है इस बार सेमिनार में आर.पी कंपनी के CEO आने वाले हैं। जिस पर उसका दोस्त करता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हाल ही में उस कंपनी ने मार्केट में अपना नाम बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें बुलाना तो बनता है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि कॉलेज वाले VRS कंपनी की मालकिन निशा बजाज को भी बुलाने वाले थे, अगर आर.पी कंपनी ने मना कर दिया होता तो। निशा का नाम सुनकर वृषांक के कान खड़े हो जाते हैं और वो उन दोनों की बात और ध्यान से सुनने लगता है। जहां वो दोनों आगे बात करते हुए कह रहे थे, यार अच्छा होता ना अगर आर.पी कंपनी ने आने से मना कर दिया होता तो। जिस पर उस लड़के का दोस्त पूछता है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। जिस पर वो लड़का कहता है, अरे यार आर.पी कंपनी का CEO एक मेल है, जरूर वो मोटा सा बुरा आदमी होगा जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे और बाल कम, ऐसे आदमी को देखने में क्या मज़ा आने वाला है। अगर निशा बजाज आती तो कम से कम उसे देखकर आंखें तो सेक लेते, सुना है वो भला की खूबसूरत है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या फ़ायदा, उसका तो पहले से ही मनतेर है, और तो और उसका बाप राकेश बजाज भी काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। मैंने तो सुना था कि वो भी निशा के साथ ही आने वाला था। ये सुनकर वो लड़का कहता है, खैर अब इन सब से क्या फ़ायदा। ये बोलते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं वृषांक उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से कहता है, चलो राकेश और निशा की बर्बादी से पहले उनसे एक बार मिल ही लेते हैं। ये सोचकर वो तुरंत विशाल को कॉल लगता है, जिसे देखकर विशाल फ़ोन उठाते हुए पूछता है, जी सर कहिए कुछ काम था। जिस पर वृषांक पूछता है, क्या तुमने मेरे कॉलेज में आने के लिए उनसे हाँ कह दी है। जिस पर विशाल कहता है, जी नहीं सर, दरअसल में मैं एक काम में बिजी हो गया था, लेकिन मैं अभी तुरंत ही उन्हें फ़ोन करके हाँ कह देता हूँ सर। ये सुनकर वृषांक विशाल से कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ आने के लिए मना कर दो। ये सुनकर विशाल को कुछ समझ नहीं आता है तो वो पूछता है, लेकिन क्यों सर। जिस पर वृषांक उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर विशाल पूछता है, आर यू श्योर सर कि आप उनके सामने जाना चाहते हैं। जिस पर वृषांक कहता है, अभी अगर मैं उनके सामने चला भी जाऊँ तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं उनकी आंखों में एक बार डर देखना चाहता हूँ। ये सुनकर विशाल कहता है, ओके सर आपने जैसा कहा मैं उन्हें मना कर देता हूँ। ये बोल वो फ़ोन रख देता है। वहीं वृषांक फ़ोन रखने के बाद अपने आप से कहता है, रेडी हो जाओ राकेश और निशा, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ, जिसके बाद तुम ये चेहरे मरते दम तक नहीं भूलोगे। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। बहुत जल्द वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सेमिनार था, जहां राकेश और निशा समीर के साथ आने वाले थे। जिस चीज़ का इंतजार वृषांक बहुत दिनों से कर रहा था,
कुछ ही देर में वहां राकेश, निशा और समीर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वृषांक का खून खौल जाता है और उसे अपने साथ किए हर जुल्म याद आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो वृषांक का मन होता है कि वो उन्हें अभी ही जान से मार दे, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं वो तीनों स्टेज पर चले जाते हैं, जहां पहले वो तीनों दिया जलाकर प्रोग्राम के शुभारंभ करते हैं, जिसके बाद कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसके बाद राकेश, निशा अपनी स्पीच देते हैं, जिसे सुनकर वृषांक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, इन जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो अपना पूरा दिमाग लोगों को धोखा देने में लगाते हैं। वो अपनी खुद की स्पीच कहाँ से बोलेंगे। दरअसल राकेश और निशा जो स्पीच दे रहे थे वही सेम स्पीच वृषांक ने अपने लंदन के एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में दी थी और इन दोनों ने उठाकर वही कॉपी कर दी। वहीं राकेश उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वृषांक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो भी राकेश का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद प्रिंसिपल सर वृषांक के बारे में राकेश को बताने लगते हैं। वहीं वृषांक का गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे पता नहीं चला कि कब उसकी पकड़ राकेश के हाथों पर टाइट हो गई, जिससे राकेश को अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगा। जिसके बाद अब जाकर राकेश ने वृषांक को देखा, जिसे देखने के बाद राकेश के चेहरे पर ना जाने क्यों एक डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि वृषांक की आंखें इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल थी, जैसा कि उसने एक और शख्स की देखी थी, और अनायास ही उसके मुंह से निकल गया वृषांक। जिसे सुनकर वृषांक अपने होश में आता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, तो वो जल्दी से राकेश का हाथ छोड़ते हुए कहता है, जी सर, मेरा नाम वृषांक है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं। ये सुनकर तो राकेश और ज़्यादा डर गया था और उसके मुंह से अपने आप निकल गया, वृषांक ... लेकिन तुम जिंदा कैसे हो। जिसे सुनकर वृषांक के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर राकेश, मैं भला कब मरा। फिर कुछ रुककर आगे कहता है, वैसे लगता है आप वृषांक राजशेखर की बात कर रहे हैं। फिर हंसते हुए कहता है, लगता है आप उनसे कुछ ज़्यादा ही डरते थे, जिसकी वजह से आपको हर किसी ने उनका ही चेहरे दिखाई देता है। ये सुनकर राकेश को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वहीं वृषांक अब निशा के पास जाता है, जिसे देख निशा का भी सेम हाल होता है, लेकिन अब तक वृषांक ने खुद को संभाल लिया था। वो हंसते हुए निशा से कहता है, हेलो, मैं आपके मंगेतर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिसे सुनकर समीर को लगता है वो उसकी बात कर रहा है, तो वो आगे आते हुए कहता है, अच्छा वैसे थैंक यू। जिस पर वृषांक समीर की बेइज्जती करते हुए कहता है, सर मैं निशा में के मंगेतर मिस्टर वृषांक राजशेखर की बात कर रहा था, जिन्हें बिजनेस वर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है। वो मेरे आइडल थे। फिर निशा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं आप इतनी जल्दी भूल गई अपने मंगेतर को और अपने दूसरा मंगेतर भी बना लिया। ये सुनकर तो निशा और समीर का चेहरा देखने लायक था। वहीं ये बात बाकी किसी ने नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से वृषांक वहां से ये कहकर निकल जाता है, लेकिन अब तक तीनों लोग ही वृषांक को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इतना कि उनकी वहां आगे रुकने की हिम्मत तक नहीं हुई और जल्दी से वो लोग वहां से निकल गए। वहीं वृषांक उन तीनों के उड़े हुए चेहरे के रंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। आज उसे ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा तो सुकून मिला ही था। वहीं तीनों ही कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद निशा राकेश से कहती है, पापा आपको उस लड़के को देखकर कुछ एहसास हुआ था। जिस पर राकेश भी डरते हुए कहता है, हाँ बेटी, मुझे ऐसा लगा जैसे वृषांक ही हमारे सामने आकर खड़ा हो गया हो। जिसे सुनकर निशा भी डरते हुए कहती है, मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ था। जिस पर समीर, जिसे उनकी बकवास से कोई मतलब नहीं था, वो कहता है, क्या आप लोग भी कुछ भी बोल रहे हैं। लगता है आप लोगों के दिल में वृषांक नाम का डर बैठ गया है। हर वृषांक नाम के आदमी को देखकर आप लोग डर जाते हो। याद है ना, उसने हमारे सामने ही अपना दम तोड़ा था, फिर कैसे वो वापस आ सकता है। आप लोग ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद राकेश और निशा ने भी वृषांक के बारे में सोचना छोड़ दिया था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन राकेश को क्या पता था कि जिस वृषांक को उसने हल्के में लेकर छोड़ दिया था, एक दिन वही वृषांक उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक उससे ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे। राकेश वृषांक को देखते हुए यही सब सोचे जा रहा था। वहीं वृषांक राकेश के हैरान चेहरे को देखकर समझ जाता है कि उसे उसके साथ मुलाकात की बातें याद आ गई हैं। तो क्या होगा आगे और अब क्या करने वाला है वृषांक, आखिर कैसे टेक ओवर करेगा वृषांक VRS को कहाँ से लाएगा 60% शेयर्स। 168 शेयर पर 1.25 शेयर। अब आगे राकेश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए हैरानी भरे स्वर में पूछता है, तुम तो एक स्टूडेंट थे ना, फिर ये सब और RP कंपनी। राकेश का हैरान, परेशान और उड़ा हुआ चेहरा देखकर वृषांक को अंदर से एक अलग ही खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। याद करो, इस तरह के इंसान से तुम्हारा पाला पहले भी पड़ चुका है। जिसे सुनकर तो राकेश की सांस ही आना बंद हो जाती है। वो कांपते हुए स्वर में कहता है, वृषांक राजशेखर। ये सुनकर वृषांक के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोग मुस्कुरा देते हैं। तो वृषांक कहता है, चलो कम से कम तुम्हें वो याद तो है, वरना मुझे तो लगता था तुम्हें अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा। जिसे सुन राकेश पूछता है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है। जिस पर वृषांक दांत चबाते हुए गुस्से से कहता है, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, फिलहाल तुम बस इतना जान लो कि
ऐसा आज से मेरी हुई। अब तक राकेश की कुछ संभल चुका था। कुछ देर विशांत को देखते रहने के बाद वो एकदम से जोर जोर हंसने लगता है और हंसते हुए सोफे पर बैठ जाता है। वहीं उसे हंसता देखकर विशांत के अलावा सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हंस क्यों रहा है, कहीं कंपनी जाने के शौक में पागल वागल तो नहीं हो गया है। कुछ देर यूं ही हंसते रहने के बाद राकेश शांत होते हुए कहता है, बच्चे जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज़्यादा साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरे सारे पालतू कुत्तों को अपनी तरफ करने की कोशिश की और वो सारे बेवकूफ़ मान भी गए। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं सोना देने वाली मुर्गी को यूं ही बेच दूंगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर सिर्फ 40% शेयर्स ही बेचे थे। इससे दो फायदे हुए, एक तो ये कि मुझे पैसे मिले और दूसरा ये कि तुम मेरे सामने आओ और मुझे पता चल सके कि आखिर तुम हो कौन। फिर हंसते हुए विशांत का मजाक बनाते हुए कहता है, लेकिन तुम तो एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट निकले। अरे तुम तो मेरे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो। अब जबकि तुम मेरे सामने आ गए हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका था और मैंने तभी अपने आदमियों को तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को बोल दिया था। अब तक उन्होंने पता भी लगा लिया होगा। फिर गुस्से से कहता है, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें मौत भी वरदान जैसी लगने लगेगी। फिर सोफे से उठते हुए कहता है, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं किसी बच्चे को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये जो थोड़ा वक्त मिला है उसे अपनी फैमिली के साथ बिताओ, क्योंकि आज रात होने से पहले तुम्हारा अस्तित्व भी मैं इस शहर से मिटा दूंगा। ये बोलकर वो विशांत को देखने लगता है, जिसे सुनकर उस पूरे कैबिन में शांति फैल जाती है। मार्क, विशाल और हर्षवर्धन जी राकेश की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राकेश ने ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया था। अब वो लोग विशांत और उसके फैमिली के लिए परेशान हो गए थे कि अब उनका क्या होगा। वहीं कुछ देर शांत रहने के बाद अब बारी थी विशांत के हंसने की, तो वो राकेश के कॉन्फिडेंस भरे चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विशांत को क्या हो गया है। वहीं राकेश विशांत को हंसता देख मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है शौक के कारण पागल हो गए हो जो हंसे जा रहे हो। जिसे सुन विशांत हंसते हुए कहता है, आखिर तू इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से राकेश, जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल गया वो भी अपने बाप के सामने। ये सुनकर राकेश गुस्से से पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिस पर विशांत कहता है, अरे 12वीं फेल आदमी, जिस स्कूल से तूने बिजनेस करना सीखा है ना उस स्कूल का प्रिंसिपल था मैं, मुझे बिजनेस करना सिखाएगा तू। तुझे क्या लगा मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि जब मैं तेरे सारे आदमियों को अपने पास बुलाऊंगा तो कोई ना कोई तो तेरा वफादार कुत्ता निकलेगा ही और ये बात तेरे तक पहुंच जाएगी। तुझे क्या लगा तू बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी है क्या। मुझे नहीं मालूम था कि तू यहाँ आने से पहले ही मेरे बारे में पता लगवाने लगेगा और यहाँ तक कि मेरे फैमिली को नुकसान पहुँचने की भी कोशिश करेगा। ज़रा अपने आदमियों को फ़ोन कर जिन्हें तूने मेरे फैमिली को मारने के लिए भेजा था। ये सुनकर तो राकेश को होश ही उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए अपने आदमी को फ़ोन करता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। ये देखकर वो हैरानी से विशांत को देखने लगता है। वहीं उसके हैरानी भरे चेहरे को देखकर विशांत कहता है, क्यों क्या हुआ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना उठाएगा भी नहीं क्योंकि अब तक तो उनका कनेक्शन ही कट हो चुका होगा। ये सुनकर ना सिर्फ राकेश बल्कि मार्क, विशाल और हर्षवर्धन जी भी हैरान थे, ये सोचकर कि आखिर विशांत कितनी दूर की सोच सकता है। वहीं राकेश अब विशांत से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन अपने डर को चेहरे पर नहीं आने देता और मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ जो आज मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन ये कंपनी को अभी भी मेरी ही है। ये सुनकर विशांत कहता है, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। फिर तेज आवाज़ में कहता है, अब तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो गया है, चलो बाहर आओ। ये सुनकर सारे लोग विशांत को देखने लगते हैं। वहीं राकेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है ये, लेकिन जब उस इंसान को विशांत की तरफ जाता हुआ देखता है तो ना सिर्फ राकेश बल्कि वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं और विशांत के दिमाग की प्रशंसा करने लगते हैं। वहीं राकेश तो उस इंसान को देखकर तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि राकेश का सेक्रेटरी था जिसे वो हमेशा बेइज्जत किया करता था। उसे विशांत की तरफ खड़ा देख राकेश हैरानी से कहता है, श्याम। जिस पर विशांत हंसते हुए कहता है, हाँ श्याम, दरअसल ये मेरा ही आदमी था जिसे मैंने तेरी कंपनी में भेजा था अपना जासूस बनाकर। फिर आगे कहता है, दरअसल सबको लगता है कि VRS कंपनी ने तेरा 30% का शेयर है, लेकिन अंदर की बात तो कोई नहीं जानता, और वो ये कि तेरा इस कंपनी ने सिर्फ 10% ही शेयर है और बाकी 20% शेयर समीर के नाम पर था जिसे तू उससे लेने वाला था, और बाकी के 30% निशा का। लेकिन तुम्हें ज़रा सी देर कर दी, मैंने पहले ही समीर से वो 20% शेयर खरीद लिए है, तो अब मेरे पास कुल 60% शेयर हुए, तो इस हिसाब से अब ये कंपनी मेरी हुई। ये सुनकर राकेश तो गुस्से से बौखला ही जाता है और दांत चबाते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है एक कंपनी क्या ले ली तो मुझसे राकेश बजाज से जीत गया, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है, अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी विशांत उसे जाते देखकर कहता है, 1 मिनट, तो क्या होगा आगे, क्या सच में अब राकेश विशांत के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, और क्या कहने के लिए रोका था विशांत ने राकेश को, क्या अभी भी कोई शौक देना बाकी है विशांत का। 169 जैसे को तैसा।
अब आगे राकेश वृषांक को धमकी देकर वहां से जाने लगता है। वहीं उसकी धमकी सुनकर वृषांक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहता है 1 मिनट, जिसे सुनकर राकेश के वापस जाते कदम वहीं रुक जाते हैं। वहीं सारे लोग वृषांक को देखने लगते हैं कि आखिर जब राकेश चुपचाप वहां से जा रहा था तो उसे रोककर अब वृषांक को क्या बात करनी थी। वहीं वृषांक आज अपने ऊपर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेने के मूड में था, तो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वहीं राकेश मुड़ते हुए गुस्से से पूछता है अब क्या रह गया है बोलना, जिस पर वृषांक अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए कहता है अरे अभी मैंने कहाँ कुछ कहा, ये तो जो तूने देखा ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर को अभी बाकी है। ये सुनकर जहां सारे लोग हैरानी से वृषांक को देखने लगे थे, वहीं ना जाने क्यों लेकिन राकेश को कुछ बहुत ज्यादा गलत होने का एहसास होता है, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन अपने डर के भाव को वो अपने चेहरे पर नहीं आने देता और गुस्से से पूछता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर वृषांक कहता है बकवास तो अब तक तुम कर रहे थे राकेश बजाज, बातें तो अब मैं करूंगा, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास अभी भी कंपनी के 40% शेयर्स हैं, तो तुम कभी भी इस कंपनी को शांति से काम करने नहीं दोगे, और ऐसा मैं कैसे होने दे सकता था। वैसे भी ये कंपनी बहुत लोगों को खून पसीने और दिन रात की मेहनत से बनी है, तो इस पवित्र कंपनी ने तुझ जैसे अपवित्र और बेईमान लोगों का यहाँ क्या काम, इसलिए मैंने तुझसे वो 40% शेयर्स भी अपने नाम करवा लिए हैं। ये सुनकर तो राकेश को यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी उसने क्या सुना। वो हैरानी भरे स्वर में पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कब तुम्हें अपने शेयर दिए, और वैसे भी उन 40% में से 30 तो निशा के थे जो इस वक्त ना जाने कहाँ पर है, तुमने उससे कैसे वो शेयर्स लिए। ये सुनते ही वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैंने शाम को सिर्फ तुम्हारे घटिया से प्लान जानने के लिए यहाँ भेजा था। ये सुनकर राकेश गुस्से के भाव लिए शाम को देखने लगता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसे याद आता है कि कल उसने कुछ पेपर साइन करने के लिए दिए थे जिसे उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। वैसे तो वो सारे पेपर्स पर ध्यान से पढ़कर ही साइन करता था, लेकिन कर पैसे मिलने की खुशी में उसने ध्यान ही नहीं दिया और उससे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। जिसे याद आते ही राकेश शाम को मारने के लिए दौड़ते हुए कहता है कमीने मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये सुनकर शाम हंसने लगता है और कहता है भरोसा ... ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते राकेश बजाज, याद है ठीक यही शब्द आज से 5 साल पहले भी किसी ने तुम्हारे सामने कहे थे, तब तुमने उसे क्या जवाब दिया था। भरोसे का पेड़ भले ही कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन पैसे की आरी उसे एक पल में ही मिटा सकती है। शाम की ये बात सुनते ही उसे 5 साल पहले का ब्रजविलास याद आ जाता है जो राकेश का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन राकेश ने उसे धोखा दे दिया जिससे ना सिर्फ उसका बिजनेस डूबा बल्कि उसने सुसाइड भी कर ली। ये याद आते ही राकेश कहता है अच्छा तो तुम ब्रजविलास के बेटे हो। ये सुनकर श्याम तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है चलो शुक्र है तुझे वो याद तो है। वहीं राकेश शाम की बात को इग्नोर मारता हुआ वृषांक से पूछता है तुमने निशा के साइन कैसे लिए। ये सुनते ही वृषांक कहता है तुझ जैसा बाप भगवान किसी बेटी को ना दे, बेटी घर से चली गई लेकिन तुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि तूने उसके दुख में उसका हाल तक पूछना सही नहीं समझा। तुझे क्या लगा जैसे तू भूल गया वैसे ही सब उसे भूल जाएंगे, तेरे किए कर्मों की सजा तेरी बेटी ने भुगती। यहाँ से निकलकर वो सीधा अमेरिका चली गई जहाँ उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगी। मैंने तो उससे धोखे से साइन करवाई, लेकिन अगले ही दिन तेरे किसी दुश्मन ने ही उसे बेरहमी से मार दिया, यहाँ तक कि कोई ना होने की वजह से उसे लावारिसों की तरह जला दिया गया। ये सुनकर भी राकेश को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी उसे निशा से कोई प्यार व्यार तो था नहीं, वो तो बस उसके लिए लड़के फांसने की मशीन थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और हद तो तब हो गई जब राकेश ने अगला वाक्य कहा। वो गुस्साते हुए कहता है कमीनी कहीं की जाते जाते भी मेरा नुकसान करवा गई। जिसे सुनकर उस कमरे में सारे लोग दंग थे कि कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं ये सुनकर तो वृषांक को भी निशा के लिए बुरा लगने लगा था, क्योंकि भले ही निशा लाभ बुरी थी लेकिन अपने पापा और समीर को वो बहुत चाहती थी और उन दोनों को ही निशा से कोई लगाव नहीं था। वहीं वृषांक की बात खत्म समझकर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है बस हो गया तेरा, वैसे मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब नहीं, तूने जो मेरे साथ किया है ना, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि ये पूरा शहर भी कांप उठेगा। अब तू बस अपनी मौत का इंतजार कर। ये बोल वो एक बार फिर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वृषांक दोबारा उसे रोकते हुए कहता है अरे राकेश साहब बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, मेरी तो बात भी खत्म नहीं हुई और आप है कि वैसे आपको कहीं जाना है क्या? कहीं अपने कंपनी तो नहीं जा रहे थे? वृषांक के मुंह से अपनी कंपनी के बारे में सुनकर राकेश फिर रुक जाता है। उसके मन में अब एक अलग डर ने कब्जा कर लिया था, कहीं उसकी कंपनी भी तो वृषांक ने। उसके आगे सोचने से भी राकेश की रूह कांप उठी थी, क्योंकि उस कंपनी को पाने के लिए राकेश ने ना जाने कितनों का कत्ल किया था, कितनों को धोखा दिया था। अब उसे अपने उन 40% शेयर्स बेचने पर पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने दुगने पैसों की लालच में आकर वो शेयर्स बेचे। लेकिन उसे क्या पता था कि अगर वो 40% शेयर्स ना भी बेचता तब भी वृषांक वो कंपनी किसी ना किसी तरह ले ली लेता। वहीं वृषांक भी राकेश के मन में चल रहे ख्यालों को समझ रहा था, तो उसने जोर से कहा वैसे राकेश साहब आप जो समझ रहे हैं वैसा सच में हो चुका है। ये सुनते ही राकेश को तो मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे लगे सोफे पर जा गिरा। वहीं बाकी किसी को भी वृषांक की कही बात समझ नहीं, वो अभी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वृषांक ने उनके सवालों के जवाब देते हुए राकेश से कहा जी हाँ राकेश साहब, अब से बजाज इंडस्ट्रीज भी मेरी हुई।
ये सुनकर तो वहां मौजूद मार्क, विशाल और हर्षवर्धन जी भी शॉक हो गए थे। उन्हें तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। एक तो पहले ही विशांत ने उन्हें आज कम सरप्राइज नहीं दिया था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल का सरप्राइज था जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं राकेश अपने सीने पर हाथ रखे हुए पूछता है कैसे, जिस पर विशांत कहता है क्या राकेश साहब ये कैसा बच्चों जैसा सवाल है। अब जैसे 10% शेयर्स मेरे पास आ सकते हैं वैसे ही बजाज इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स मेरे पास क्यों नहीं आ सकते। बाकी के शेयर्स मैंने अपने आप ही खरीद लिए। ये सुनकर तो राकेश की बोलती ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में इस वक्त विशांत के लिए बेहिसाब गुस्सा था। उसका बस चलता तो वो तो विशांत के 1000 टुकड़े कर चुका होता। वहीं विशांत अब राकेश के पास जाते हुए कहता है तुझसे निपटने के लिए मुझे तेरे पास आने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन पता है मैंने ये सब क्यों किया। ये सुनकर राकेश उसे सवाल भरी नज़रों से देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो क्यों किया। जिस पर विशांत कहता है तेरा ये हारा हुआ चेहरे देखने के लिए याद है, ऐसा ही कुछ मंजर पहले भी तेरे साथ हो चुका है, बस फर्क इतना है आज उसके जगह तू है और तेरे जगह में। ये सुनते ही राकेश को विशांत राजशेखर की याद आ जाती है। उसने भी तो विशांत के साथ ऐसा ही कुछ किया था और अब उसे विशांत के कहे शब्द भी याद आ रहे थे कि जो मेरा आज है वही तेरा कल होगा, जैसा आज तूने मेरे साथ किया है कल तेरे साथ भी कोई वही करेगा। ये याद आते ही राकेश हकलाते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता है ये सब। जिस पर विशांत कहता है ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता क्योंकि अब तू मुझे बात करने तक के भी लायक नहीं है। ये सुनते ही राकेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जान चुका था कि अब वो हार चुका है क्योंकि अब कोई भी ताकत उसे उसकी कंपनी वापस नहीं दिलवा सकती। वहीं विशांत गुस्से से राकेश से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मार्क से कहता है मार्क इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दो, जिसे सुनते ही मार्क वैसा ही करता है। वहीं विशांत को आज अपने दिल में काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा था। आज आखिरकार उसने अपना बदला ले ही लिया था, जिसके लिए उसने ना जाने कितने प्रयास किए, यहाँ तक मर के भी वापस आया। वहीं दूसरी तरफ मार्क ने राकेश को उठाकर बाहर फेंक दिया था, जिसे देखकर सारे लोग उस पर हंस रहे थे। आज जितनी बेइज्जती राकेश की कभी नहीं हुई थी, जिसे देखकर वो गुस्से से अपने दांत पिसता है और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसने अब ठान लिया था कि भले ही अब उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो विशांत को मार कर ही रहेगा। उसके लिए चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़ जाए। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी तो क्या होगा आगे, आखिर अब क्या करेगा राकेश और क्या होगा उसके साथ। वहीं विशांत की अगली चाल क्या होगी। 170 जैसी करनी वैसी भरनी। अब आगे मार्क राकेश को कंपनी से उठाकर बाहर फेंकवा देता है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉय काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि जब तक राकेश इस कंपनी का मालिक था वो सब पर रौब जमाता रहता था, लेकिन अब उसकी आज वहाँ कोई औकात नहीं थी। वहीं राकेश भी अब तक ये समझ चुका था कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्से से सबको घूरते हुए जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। वहीं राकेश के जाने के बाद आज काफ़ी समय बाद विशांत को अपना मन कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। आज असल मायने में उसका बदला पूरा हुआ था, जिसे लेने के लिए उसने पुनर्जन्म तक लेना पड़ा। आज जाकर उसका बदला पूरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आज एक अलग ही तरह की शांति हर्षवर्धन जी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्हें एक चीज़ की चिंता खाई जा रही थी और वो ये कि वो राकेश को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि वो जरूर विशांत से अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। अब क्योंकि उसने विशांत को देख लिया है तो उन्हें नहीं पता कि अब वो किसी तरह और कब विशांत से अपना बदला लेगा। यही बात वो विशांत से बताते हुए कहता है विशी, आज तुम्हारे चेहरे पर मैं काफ़ी शांति देख पा रहा हूँ जो मुझे हमेशा तुम्हारे चेहरे से गायब दिखती थी। जिसे पर विशांत खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए कहता है हाँ मामा जी, आज मैं वाकई काफ़ी शांत और सुकून महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने असल मायने में अपना बदला पूरा कर लिया है। आज अगर विशांत जी आत्मा मुझे ऊपर से देख रही होगी तो उन्हें भी काफ़ी सुकून महसूस हो रहा होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं मुझे पता है बेटा इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हें नहीं मालूम वो राकेश किस तरह का आदमी है। तुमने उसका सब कुछ लेकर उसे जाने दिया, अब ना जाने वो तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए क्या क्या करेगा। जिसे सुनकर विशांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी भी हैरान रह जाते हैं। वहीं विशांत कहता है मामा जी शायद आपने सही से सुना नहीं, मैंने कहा आज मैंने असल मायने में राकेश से अपना बदला ले लिया है। फिर आगे कहता है आपको लगता है मैंने राकेश का सब कुछ छीनकर उससे अपना बदला लिया है। ये सुनकर हर्षवर्धन जी नासमझी से पूछते हैं तो फिर तुमने अपना बदला कैसे लिया है। जिसे सुनकर विशांत के चेहरे पर एक बार फिर जानलेवा मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है उसके साथ भी वही करके जो उसने विशांत राजशेखर के साथ किया था। ये बात बोलने के तुरंत बाद ही विशांत के फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है, जिसे देखकर विशांत के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जिसे देखकर इस बार तो हर्षवर्धन जी की आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि विशांत क्या कहना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ राकेश इस वक्त काफ़ी गुस्से में था और गुस्से से दांत चबाते हुए कहता है ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया विशांत, मैंने ये सब पाने के लिए ना जाने कितनों को अपने रास्ते से हटाया, कितनों को मौत की नींद सुलाया था, लेकिन तुमने एक झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब भले ही मुझे कुछ ना मिले लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगा कर अच्छा नहीं किया, अब तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो ये सब अपने मन में कहे जा रहा था कि तभी उसका ध्यान टूटता है तो वो देखता है सामने एक लॉरी तेज स्पीड में उसकी ही तरफ चली आ रही है। इससे पहले कि राकेश कुछ समझ पाता उस लॉरी ने राकेश की कार को टक्कर मार दी थी।
जिससे राकेश की कार हवा में उछलती हुई पलटने लगी, जिसे देखकर कोई ये बता सकता था कि उसमें बैठा इंसान जरूर ही मर गया होगा। वहीं वो लॉरी वाला उतरकर उस कार के पास आता है ताकि वो चेक कर सके कि राकेश जिंदा है या मर गया, और जब वो देख लेता है कि राकेश की सांसें धीमी धीमी चल रही है तो वो वृषांत को फ़ोन करके बताता है, साहब जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। इस वक्त उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही है, जिसे सुनकर वृषांत के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है और वो उस आदमी से कहता है, ठीक है अब तुम तुरंत वहाँ से निकलो, मेरे आदमी वहाँ पहुँचते ही होंगे, बाकी सब वो देख लेंगे, और अब तुम कुछ समय के लिए इस शहर से दूर चले जाओ और यहाँ नज़र मत आना। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है और अपने मन में कहता है, जैसा तुमने मेरे साथ किया था अब बारी है तुम्हें तुम्हारे ही किए का फल दिया जाए। वहीं कुछ ही देर बाद राकेश को वृषांत के आदमी अपने ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां वृषांत राकेश का इलाज करवाता है और उसे भी ठीक उसी हालत में रखता है जैसे उसने वृषांत को रखा था। बस फर्क इतना था कि वृषांत ने उसे ऐसा जिंदा रखा था कि वो सब कुछ देख तो सकता था लेकिन कुछ बोल या चल नहीं सकता था। वृषांत ने उसे एक जिंदा लाश बना दिया था। सब कुछ हो जाने के बाद वृषांत राकेश के पास आता है, जहां वो देखता है कि राकेश उसे वहां देखकर गुस्से भरी आंखों से सिवाय वृषांत को देखने के कुछ नहीं कर सकता था, जिसे देखकर वृषांत को राकेश के ऊपर हंसी आ रही थी और वो हंसते हुए राकेश से कहता है, तो कैसा लग रहा है अपनी ही बनाई दवाई का स्वाद चक्कर, याद है तुमने भी ऐसा ही कुछ किसी के साथ किया था। जिसे सुनकर राकेश सिवाय गुस्से से घुरने के कुछ नहीं कर पाता, जिसे देखकर वृषांत भी गुस्से से कहता है, अब तू अपनी पूरी जिंदगी यहाँ इस बेड पर पड़े रहकर अपने किए गुनाहों की सजा काटेगा। तूने जो आज तक लोगों को दुख पहुंचाए हैं ये सब उसी का नतीजा है, और असल मायने में तेरी यही सजा है कि तू यहाँ तड़पता रहे और हर पल अपने मौत की भीख मांगे। आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब तू आराम से यहाँ पड़ा रहकर अपने मौत आने की प्रतीक्षा कर। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। आज वृषांत अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था और घर जाते वक्त अपने इस दूसरे शरीर में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ इस बारे में सोच रहा था कि कैसे वो जब जगा तो उसे प्यार और विश्वास जैसे शब्दों से नफरत थी और सिर्फ अपना बदला लेने के बारे में सोचता था, लेकिन जब उसे भाव्या मिली तो उसने उसे दोबारा प्यार करना सिखाया और प्यार पर विश्वास करना सिखाया, जिससे आज वो उस वृषांत से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ बदला लेना ही अपने ज़िंदगी का मकसद समझता था। यही सब सोचते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहां हमेशा की तरह भाव्या उसका इंतजार करती हुए नजर आती है, जिसे देखकर वृषांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं भाव्या भी वृषांत को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन इससे पहले कि भाव्या कुछ बोल पाती वृषांत को से गले लगा लेता है, जिसे देखकर भाव्या हैरान रह जाती है और सोचने लगती है आखिर आज वृषांत को क्या हो गया है जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो वृषांत से पूछती है, विशी क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, जिस पर वृषांत उसके होठों पर हल्के किस करते हुए कहता है, मुझे प्यार तो हमेशा ही आता है तुम पर, बस आज मैं बहुत खुशी बस इसलिए। ये सुनकर भाव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है, तुम फ्रेश हो जाओ मैं खाना लगती हूँ, जिसे सुनकर वृषांत भी फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद वो आकर टेबल पर बैठ जाता है और खाते हुए सोचने लगता है, अब जब मेरा बदला पूरा हो चुका है और भाव्या को राकेश से कोई खतरा नहीं है तो मुझे उसे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए और मैं भावेश अंकल से भाव्या को हाथ भी मांग लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो भाव्या से कहता है, भाव्या, जिस पर भाव्या उसे देखते हुए पूछती है, हाँ बोलो। तो वृषांत कहता है, भाव्या मैं सोच रहा हूँ कि हमारा कॉलेज भी अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं भावेश अंकल से तुम्हारा हाथ मांग लूँ, तुम क्या कहती हो इस बारे में। ये सुनकर तो भाव्या को खांसी ही आ जाती है और उसके गाल शर्म के कारण लाल हो जाते हैं और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, सोच समझ कर तो बोलो। जिस पर वृषांत भाव्या को इतना शर्माता देखता है तो उसे भाव्या पर बड़ा प्यार आता है, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, हाँ मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ, अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता और अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो क्यों नहीं। जिस पर भाव्या वहाँ से भागते हुए कहती है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वृषांत हंसने लगता है। वहीं भाव्या भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात से। वृषांत हंसते हुए कहता है, कल मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूंगा। हाँ पता है कि तुम शुरू में गुस्सा करोगी, लेकिन मेरा नाम भी वृषांत है, मैं भी तुम्हें मना कर ही रहूंगा। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है और कल का इंतजार करने लगता है जब वो भाव्या को अपनी सच्चाई बताएगा।